गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार त्रिपाठी, एसएसबी इंटर कॉलेज अयोध्या। आज हम आप लोगों के समक्ष पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो कि हमारी प्रथम इकाई का से महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वी की उत्पत्ति अकेले नहीं हुई है। हमारी पृथ्वी, जैसा कि अभी हमने कहा कि वो सौरमंडल का ही अंग है, तो निश्चित रूप से सौरमंडल के निर्माण से संबंधित करते हुए हमें पृथ्वी के उत्पत्ति एवं विकास को समझने की आवश्यकता होगी। उसी संदर्भ में हम आज जानेंगे कि किस तरह से सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल के विकास, सौरमंडल में ग्रहों का निर्माण, उपग्रहों का निर्माण और उसी में हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। अब हमें ये देखना है कि यहाँ आपके सामने दो चीज़ें लिखी गई हैं। एक लिखा गया है मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये जो प्रथम लेक्चर है, जिसमें हम आज विशेष रूप से पहले अद्वैतवादी संकल्पना अर्थात मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। दूसरे लेक्चर में द्वैतवादी संकल्पना की चर्चा की जाएगी। ठीक, तो पृथ्वी के या कह सकते हैं कि पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं वर्तमान में मुख्यतः विकसित हैं, तो जो कि आपके खासकर सिलेबस के अंतर्गत भी है। तो जिसमें है एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट को अद्वैतवादी संकल्पना और ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट को द्वैतवादी संकल्पना के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत पुच्छल तारा परिकल्पना है, जिसका प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने 1749 में किया था। दूसरी परिकल्पना है वायब्रास परिकल्पना, जिसका प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1755 में की थी। तीसरी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना है, जो कि लाप्लास महोदय ने अपनी पुस्तक में 1796 में प्रतिपादित की और प्रस्तुत की। द्वैतवादी संकल्पनाओं में सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना पहले शुरुआती परिकल्पना ग्रहाणु परिकल्पना, जिसको चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने 1905 में प्रस्तुत की। दूसरी परिकल्पना ज्वारीय परिकल्पना, जिसको जेम्स जीन्स ने 1919 में प्रतिपादित किया और उसमें 1929 में जेफ्रीज ने संशोधन प्रस्तुत किया। अगली परिकल्पना द्वैतारक परिकल्पना है, जिसको रसेल ने प्रतिपादित किया। अगली परिकल्पना जो आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित है, अंतरतारक धूर परिकल्पना, जो ऑटो स्पीथ की है, जिसको उन्होंने 1943 अर्थात 1943 में प्रस्तुत किया। अगली परिकल्पना सुपरनोवा परिकल्पना है, जिसको होयल एवं लिटलटन महोदय ने प्रतिपादित किया। और वर्तमान समय में जो परिकल्पना, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको कि विकसित रूप में रॉबर्ट वैगनर ने प्रतिपादित किया था। तो फिलहाल अभी भी सौरमंडल की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं विकसित हो रही हैं और उन पर अभी भी शोध का कार्य चल ही रहा है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पुच्छल तारा परिकल्पना। तो पुच्छल तारा परिकल्पना बहुत विशद रूप में आपको नहीं पढ़नी है। ये जान लीजिए कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने जब इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1749 में किया, तो उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा था। ठीक, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा था और उस पुच्छल तारे और सूर्य के आपसी टकराव के परिणाम स्वरूप ग्रहों का और उपग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। ठीक, दूसरी परिकल्पना वायब्रास परिकल्पना है, जिसका प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना के तहत ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में पहले से ही कुछ ऐसे तत्व विद्यमान थे जिनको निहारिका कहा गया, अर्थात ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त निहारिका, या कह सकते हैं कि एक ऐसा आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में पहले से बिखरा हुआ था, जो कि निहारिका के रूप में निर्मित हुआ। वास्तव में वायब्रास परिकल्पना, कांट की जो पूरी परिकल्पना है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम पर कैसे? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पृथ्वी के संदर्भ में है। ठीक, तो इसमें ये बात उन्होंने कही कि
जो ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे उनमें आपसी टकराहट हुई। ब्रह्मांड में पहले से ही ये मान लिया गया कि ब्रह्मांड में पहले से ही आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे, वो आपस में टकराते हैं और टकराने से उनमें किस चीज की उत्पत्ति होती है? वो होती है एक तप्त घूर्णनशील निहारिका की। कैसी निहारिका है? तप्त अर्थात गर्म और घूर्णनशील। कैसे बनी? वो बनी किसके माध्यम से? क्या बताया गया? वो बनी कणों के आपसी टकराहट थे। और वो कैसे? प्रीमोर्डियल मैटर थे अर्थात आद्य पदार्थ थे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जब ये निहारिका निर्मित हो गई तो इस निहारिका की गति बढ़ी और गति बढ़ने से इन्होंने ये बताया कि केंद्रापसारित बल प्रभावी हो गया। ठीक, अब देखो यही ये मतलब गलती तो करते हैं, लेकिन चूंकि उस समय की परिकल्पना इनकी थी और उस समय कुछ लंबे समय तक मान्य भी रही, तो इन्होंने कहा कि निहारिका में गति के परिणाम स्वरूप केंद्रापसारित बल बढ़ रहा है और जो केंद्रापसारित बल बढ़ रहा है तो उसी केंद्रापसारित बल की वजह से उस निहारिका से 9 गोल छल्ले अलग हो गए और वही 9 गोल छल्ले 9 ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि वर्तमान में तो 8 ग्रह हैं, लेकिन उस समय जब परिकल्पना यह प्रतिपादित की गई तो क्या माना गया कि 9 गोल छल्ले अर्थात 9 ग्रह वो कहां से निकले? कहां से बताया गया? किससे? निहारिका से। तो निहारिका से बताया गया कि निहारिका उस तप्त गतिशील निहारिका से 9 गोल छल्ले अलग हो गए। उम्मीद करते इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं कि बाकी सूर्य कहां गया। तो जो निहारिका जो शेष भाग बचा वो किसके रूप में आया? वो सूर्य के रूप में आया। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते, लेकिन हाँ एक चीज इसमें जो सबसे बड़ी जो कमी रही, क्यों इस परिकल्पना का विरोध किया गया, आलोचना की गई, उसका कारण था कि ये कोणीय आवेग के स्थिरता सिद्धांत के विपरीत है। वो कोणीय आवेग के स्थिरता सिद्धांत के विपरीत है। तो अब हम बात करते हैं इस मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट की अंतिम परिकल्पना की, जिसका नाम है निहारिका परिकल्पना, जो 1796 में लाप्लास महोदय के द्वारा प्रतिपादित की गई। अच्छा, लाप्लास महोदय ने क्या किया? लाप्लास महोदय ने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त और गतिशील निहारिका मौजूद थी। तो पहले की समस्या का समाधान, इनकी क्या समस्या थी कि ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ बिखरे थे, वो आपस में टकराए और टकराने के परिणाम स्वरूप तब घूर्णनशील तप्त निहारिका का जन्म हुआ। ये किसने बताया? कांट ने। जबकि लाप्लास ने क्या कहा? लाप्लास ने पहले से ही मान लिया कि ब्रह्मांड में एक तप्त और गतिशील निहारिका मौजूद थी। ठीक, अब आगे क्या करते हैं? कहते हैं कि यह जो तप्त और गतिशील निहारिका थी ये धीरे धीरे शीतल होकर सिकुड़ती गई। धीरे धीरे क्या हुआ? शीतल होकर ये सिकुड़ती गई। और जब ये धीरे धीरे शीतल होकर सिकुड़ती गई तो इन्होंने कहा कि इसकी गति अत्यधिक बढ़ गई। ये क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि इसकी गति अत्यधिक बढ़ गई। किसकी वजह से? निरंतर शीतल होकर सिकुड़ने की वजह से उस निहारिका की गति बढ़ गई। और गति बढ़ने के बाद जैसे इन्होंने माना था कि केंद्रापसारित बल बढ़ गया, वैसे इन्होंने भी कहा, लाप्लास ने भी कहा कि उस गति बढ़ने वाली निहारिका अर्थात उस गतिशील निहारिका की गति बढ़ने से उसमें केंद्रापसारित बल उत्पन्न हुआ जो ज्यादा था और उसकी वजह से सूर्य के मध्य भाग से, और उन्होंने क्या माना कि सूर्य के मध्यवर्ती भाग से एक गोल छल्ला अलग हुआ। देखो यहां क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि निहारिका से ही सारे छल्ले अलग हुए, 9 छल्ले। और लाप्लास क्या मानते हैं? लाप्लास मानते हैं कि निहारिका के मध्य भाग से एक छल्ला निकला। ठीक, निहारिका के मध्य भाग से एक छल्ला निकला और इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से अर्थात निहारिका से समय समय पर छल्ले निकलते गए। ठीक, और क्रमशः छल्लों के निकलने से क्रमशः अलग अलग ग्रह बन गए। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि निहारिका है, निहारिका से पहले एक छल्ला अलग हुआ तो मान लेते हैं बुध बन गया। ठीक, उसी तरह से निहारिका से दूसरा छल्ला निकला, फिर शुक्र बन गया, फिर निहारिका से अगला छल्ला निकला, फिर क्या बन गया? अगला मंगल बन गया, फिर ऐसे पृथ्वी बन गई, बृहस्पति बन गया, सैटर्न बन गया, अरुण, वरुण, यम सारे ग्रह बन गए। ठीक, तो ये तो ग्रहों की समस्या ने सुलझा ली। अब उपग्रह कैसे बने कि उन ग्रहों से कुछ छल्ले ऐसे अलग हुए, या कह सकते हैं कि किसी और निहारिका से या ऐसे भी निहारिका से, उन्हीं निहारिका से छोटे छोटे छल्ले निकले होंगे। मतलब इसका स्पष्टीकरण वो बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जिस तरह से निहारिका से एक एक छल्लों के अलग होने से अलग अलग ग्रह बने, उसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का भी निर्माण हुआ और
इस क्रिया की पुनरावृत्ति के पश्चात अंततोगत्वा जो अवशिष्ट भाग बना वो किसके रूप में था? वही सूर्य के रूप में जाना गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत एकमात्र एक तारे के संयोग से ही सभी ग्रहों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा सिद्धांत समझ में आ गया होगा। ठीक, हालांकि एक और परिकल्पना है उल्कापिंड परिकल्पना, जो कि 1919 में लाकिए के द्वारा दी गई, उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, इतने ही प्रमुख महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इनको हमें फिर से एक बार इनके नाम पूरी तरह तैयार करने हैं, इनको समझने हैं, इनके कांसेप्ट, जैसे डिफरेंस आपको बताया गया कि कांट ने क्या कहा, निहारिका से ही सब अलग हुए। फिर इसमें क्या बताया गया, ये वायब निहारिका से, फिर इसमें कहा गया कि निहारिका से एक छल्ला क्रमशः निकला, ये एक साथ सारे छल्ले निकाल रहे थे, तो ये अंतर था। और इन्होंने कास्तेदा भगवान ने क्या माना था कि इन्होंने कहा था कि उससे पुच्छल तारे और सूर्य के टकराहट से बहुत से कण बिखर गए, उन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उन डिफरेंस को अलग करते हुए हम इन सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो द्वितीय जो लेक्चर होगा, आपका सेकंड लेक्चर होगा, उस सेकंड लेक्चर में हम द्वैतवादी संकल्पना की धारणा को, उसके कॉन्सेप्ट की क्या होती है द्वैतवादी संकल्पना, और उससे संबंधित जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करेंगे। तो क्लास नाउ कंप्लीट योर फर्स्ट लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेकंड लेक्चर एज अ डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह से मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट या अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत ग्रहों, पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे के संयोग से मानी जाती है। लेकिन जो दूसरी संकल्पना है, जिसके बारे में लेक्चर 1 में एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया गया था, लेकिन यहाँ इसकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो इसमें जो दिया गया है कि द्वैतवादी संकल्पना से तात्पर्य था कि ऐसी संकल्पना जिसमें सौरमंडल की उत्पत्ति या सौरमंडल उसके ग्रहों की उत्पत्ति, जिसमें पृथ्वी तो ऑलरेडी शामिल ही है, उसमें किसी एक तारे से ग्रहों की उत्पत्ति नहीं बताई गई, बल्कि ये बताया गया कि एक से अधिक तारे थे और उनके संयोग के परिणाम स्वरूप ही सौरमंडल एवं उनके ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई, और हमारी पृथ्वी भी उसी का एक अंग है, एक भाग है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम जिस परिकल्पना की चर्चा करते हैं वो क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना, जिसको चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने 1905 में प्रस्तुत किया था। अब देखिए इस परिकल्पना में है क्या, बच्चों ध्यान से समझना है। ठीक है, जहां नहीं समझाएगा वहां पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि पहली परिकल्पना क्या है। इसमें ध्यान नहीं दिया, जो ये फिगर बनाया हुआ है ग्रहाणु परिकल्पना का। तो इस परिकल्पना में आप देख रहे होंगे सूर्य है, स्टार्स यहाँ भी है, स्टार यहाँ भी है, इसका नाम लिखा साथी विशाल तारा, इसका नाम यहाँ ग्रहाण लिखा है, सूर्य लिखा है। ठीक, तो उन्होंने ये चीज एक चीज मानी कि विशाल की ब्रह्मांड में 2 तारे थे। देखो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ना, इसमें दिया गया ब्रह्मांड में 2 तारे थे, एक सूर्य तो स्टार ऑलरेडी है ही, और दूसरा उसका साथी विशाल तारा। ठीक, ब्रह्मांड में क्या था? ब्रह्मांड में 2 तारे थे, एक सूर्य और दूसरा उसका साथी विशाल तारा। अब यह विशाल तारा जैसे जैसे सूर्य के समीप आता गया, देखो पहली पोजीशन तो ये थी और दूसरी पोजीशन कहाँ बनाई गई? सूर्य के समीप। तो जो ये साथी विशाल तारा सूर्य के समीप आया, तो इसकी आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप, ध्यान रखना है कि साथी तारा जब सूर्य के समीप आता है तो इस विशाल साथी तारे के आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप सूर्य की सतह से असंख्य कण, जिनको ग्रहाणु कहा जाता है, वो अलग हुए। क्या अलग हुए? सूर्य की सतह से असंख्य कण। इतनी बातें क्लियर हो गई। कहां से? किसकी वजह से? साथी तारे की आकर्षण शक्ति से। और कहां से वो असंख्य कण निकले जिनको ग्रहाणु कहा गया? वो निकले सूर्य की सतह से। ठीक, अब इसमें आप देख रहे होंगे कुछ छोटा और कुछ बड़ा बनाया गया है। तो इसमें जो भी ग्रहाणु अलग हुए उसमें कुछ छोटे आकार के थे और कुछ बड़े आकार के थे। ठीक, एक एक कांसेप्ट एकदम क्लियर है, ध्यान समझिएगा। अब इसमें जो बड़े कण थे, इनके आसपास देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, 2 ही दिखाया गया, कई हम बड़े कण बना सकते हैं। तो इसमें दिखाया गया कि जो ये बड़े कण हैं, इनके आसपास छोटे छोटे कणों का एकत्रीकरण दिख रहा है। ये एकत्रीकरण एकाएक नहीं या अनायास नहीं है, ये बड़े कण इन छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इन बड़े कणों के आसपास असंख्य मात्रा में छोटे छोटे कण इकट्ठा होते गए। ठीक, तो चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने यह मान लिया
कि ऐसे केवल 9 बड़े कणों के आसपास ही असंख्य छोटे छोटे कण इकट्ठा हुए, ठीक, और उन्हीं से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इतनी बातें समझ में आ गई? कहां से हुई? बड़े कणों के आसपास छोटे छोटे कणों के एकत्रण से किस चीज की उत्पत्ति हुई? इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और कितना मान लिया गया? केवल 9 मान लिया गया। सारे जो जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी सिद्धांतों के प्रतिपादक थे, तो उनके सामने समस्या केवल 9 ग्रहों के संबंध में थी, और वो 9 ग्रहों के ही संबंध में थी, तो केवल 9 ग्रहों से संबंधित ही चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, उन्हीं की वो व्याख्या कर रहे थे, ठीक। तो 9 ग्रह निकल के आए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उपग्रह कहां से बने? उपग्रह कैसे बनते हैं? ये जो छोटे छोटे कण थे, ठीक, तो अब ये बड़े कण हो गए, बड़े से छोटे, अब कुछ ऐसे छोटे कण थे जिनसे और भी बारीक छोटे कण रहे होंगे, तो उन मध्यम आकार के या छोटे कणों के आसपास बारीक और छोटे छोटे कण इकट्ठा हुए, जो कि बड़े कणों के ही आसपास थे, उनसे उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, फिर से देख लीजिए। जैसे बड़ा कण था, इसके आसपास छोटे कण थे, इनसे तो ग्रह बन गए। अब इन बड़े कणों से मान लो इतने बड़े और कण रहे होंगे, तो इनके आसपास इनसे भी छोटे छोटे कण इकट्ठा हो गए। ये कण कहाँ थे? इन्हीं के आसपास, अर्थात इन्हीं ग्रहों के आसपास। तो क्या हुआ? इनसे क्या बने? इनके उपग्रह बन गए। जिन ग्रहों के पास ज्यादा मात्रा में कण थे, उनके उपग्रह ज्यादा बने, और जिन ग्रहों के पास, जिन बड़ों कणों के पास कम कण थे, उनसे कम मात्रा में उपग्रह बने हैं, जिनको आज के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। इतनी बातें क्लियर? अब जो अवशिष्ट भाग तो ऑलरेडी सूर्य तो इसमें है ही, ठीक, तो इसमें 9 ग्रहों की उत्पत्ति इस तरह से समझाने का प्रयास किया गया। हाँ, इस सिद्धांत में इन्हीं कणों के आधार पर वायुमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक। इसकी विशद व्याख्याएं हम आगे हर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक। आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को इतना ही समझना पर्याप्त है, ठीक। इसको आप अच्छे से ग्रहण करेंगे, और इसमें से हम तो उम्मीद करते हैं कि शायद सारी बातें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ना? ठीक है। तो हम अब दूसरी परिकल्पना की चर्चा करते हैं। तो दूसरी परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना, जो कि जेम्स जीन्स महोदय ने 1919 में प्रस्तुत की, और इसमें संशोधन किसने? जेफ्रीज महोदय ने 1929 में प्रस्तुत किया। क्लियर है? तो 1919 में प्रतिपादित और 1929 में संशोधित। अब इन दोनों परिकल्पनाओं में डिफरेंस क्या है? आप देखिए, यहां भी 2 तारा, एक सूर्य एक साथी विशाल तारा, यहां भी ठीक वही स्थिति है। तो इन्होंने ये माना कि ब्रह्मांड में एक सूर्य था और दूसरा उसका साथी तारा। बात वही चीज समझ में आती है, देखिएगा ध्यान से। तो एक अन्य विशाल तारा, तो ठीक, तो सूर्य साथी तारा। अब एक अन्य विशाल तारा सूर्य के करीब से गुजरा। देखो ये पथ ऐसे बनाया गया डायरेक्शन, ठीक। तो ये तारा कहां से आ रहा है? तो सूर्य था और एक तारा था विशाल तारा। ये विशाल तारा सूर्य के समीप से गुजरा, परिभ्रमण पथ इधर को है। तो पहले फिगर में क्या दिखाया गया कि सूर्य के पास से एक साथी विशाल तारा गुजरा, उसके गुजरने से इसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव किस पर पड़ा? सूर्य पर पड़ा, जिससे सूर्य से एक फिलामेंट जैसा स्वरूप उभर आया। जिससे सूर्य से क्या हुआ? एक फिलामेंट जैसा स्वरूप उभर कर सामने आ गया। जैसे जैसे ये साथी तारा अपने परिभ्रमण पथ से दूर हटता चला गया, और सूर्य से भी उसकी दूरी बढ़ती चली गई। भाई, अपने परिभ्रमण पथ से दूर हटता चला जाने का मतलब क्या है? कि अपने परिभ्रमण पथ पर आगे बढ़ता गया। दूसरा फिगर देखो, फिगर 1 इसमें पास से गुजर रहा है, और फिगर 2 में धीरे धीरे सूर्य से दूर हटता जा रहा है। यहां का डिफरेंस देखो और यहां का डिफरेंस देखो, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो इस तरह से ये अपने परिभ्रमण पथ पर सूर्य से दूर होता चला गया। जब दूर होता चला गया तो इसकी आकर्षण शक्ति भी उससे कम होती गई। अब ये फिलामेंट के आकार का भाग सूर्य से टूटकर अलग हो गया। ध्यान रखिएगा, जब ये साथी विशाल तारा सूर्य से दूर हट गया, तो जो फिलामेंट के आकार का स्वरूप सूर्य के बाह्य सतह पर उभरा था, वो उससे टूटकर अलग हो गया और सूर्य का चक्कर लगाने लगा। क्या करने लगा? सूर्य का चक्कर लगाने लगा। बस में कौन सूर्य का चक्कर लगा रहा था? फिलामेंट। क्लियर? तो इस तरह से फिलामेंट से ही जो पदार्थ उसके अंदर थे, उसी से ही किसकी उत्पत्ति हुई? ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें हमारी पृथ्वी सम्मिलित है। और देखा जाए कि ये जो फिलामेंट था, ये सूर्य का चक्कर जब लगा रहा था तो टूटा है, ऐसे थोड़े बन गया ग्रह। तो कहा कि फिलामेंट सूर्य का चक्कर लगा रहा था। इस बाद में कालांतर में क्या हुआ कि ध्यान से देखिएगा कि ये तारा दूर चला गया, तो ये फिलामेंट जब टूटा
ठीक, तो इस फिलामेंट के टूटने से, ठीक है, जो सिगार के आकार का था, इसके टूटने से किसकी उत्पत्ति हुई? अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो आज देखते हैं मध्य में क्या है, मध्य में बड़े ग्रह दिखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, मध्य में बड़े ग्रह हैं, ठीक, जैसे जैसे किनारे ग्रह छोटे ग्रह हैं। तो वर्तमान में जो ग्रहों का क्रम है वो फिलामेंट का आकार मानने पर सेट हो जाता है। तो जेम्स जीन्स और जेफरीज ने यही प्रयास किया कि किस तरह से वर्तमान ग्रहों की स्थिति से इनको तालमेल बैठाया जाए। तो उन्होंने एक फिलामेंट का स्वरूप मान लिया कि इस फिलामेंट के स्वरूप में ही ग्रहों को फिट बैठाया जा सकता है। तो मध्य में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा? शनि, फिर उससे छोटा, इस तरह से आगे बढ़ता गया। यहां शुरुआत से देखिए फिलामेंट के कोने पर बुध, फिर उससे बड़ा शुक्र, फिर उससे एक अलग है जो ग्रहों में फिट नहीं बैठता, मंगल, फिर पृथ्वी। तो इस तरह से ग्रहों का क्रम छोटे से बड़ा फिलामेंट में फिट बैठ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना भी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली परिकल्पना की, जिसको कहते हैं द्वैतारक परिकल्पना, जो कि रसेल महोदय ने प्रतिपादित की है। अब ध्यान देखिएगा, ये कहते हैं कि सर्वप्रथम सूर्य था और इसका साथी तारा। रसेल क्या कहते हैं कि सूर्य था और उसका साथी तारा था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। देखो यहां भी, यहां परिक्रमा नहीं कर रहा था, यहां क्या था, यहां उसके पास से गुजर रहा था, फिर यहां दूर हो गया। अब ये कहते हैं कि जो साथी विशाल तारा था वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। अब परिक्रमा करने के परिणाम क्या हुआ कि एक विशाल तारा, एक विशाल साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा। ठीक, एक तो परिक्रमा कर रहा था, एक दूसरा विशाल साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा, और गुजरने से क्या हुआ कि उसकी सतह पर ज्वार उठने लगा, और उस ज्वार उठने से उसका कुछ भाग अलग हो गया। किसकी? उस साथी तारा। देखो एक तारा था, वो क्या मानते हैं कि सूर्य एक साथी तारा जो इसके तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक, चक्कर लगा रहा है, दूसरा एक तारा इसके समीप से गुजर रहा है अलग अलग पोजीशन पर। ठीक, अब इससे क्या हुआ, इसकी सतह पर दबाव पड़ता है, भाग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, और इन्हीं से क्या बन गए, ग्रह एवं उपग्रह। बात में आ गई, इसे क्या बन गया, ग्रह एवं उपग्रह पूरी तरह से बन गए। ध्यान देखिए, सूर्य एक साथी तारा जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, एक अन्य विशाल तारा इसके समीप से गुजरा, इसकी आकर्षण शक्ति से साथी तारे के जो पहले का साथी तारा था उसके भाग पर उभार हुआ, उभार से कुछ पदार्थ अलग हो गए, और उन्हीं से ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। बातें क्लियर हो गई। ठीक, अब इसके अलावा देखते हैं अगली जो परिकल्पना है, महत्वपूर्ण परिकल्पना है, वो है अंतरतारक धूल परिकल्पना, जो किसकी है, आटो स्मिथ की है, जो 1943 में प्रतिपादित की गई। इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था कि ये वास्तव में जो आटो स्मिथ महोदय है एक रूसी वैज्ञानिक है। ठीक, और इन्होंने गैस एवं धूल कणों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, ब्रह्मांड नहीं, सूर्य एवं उसके विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति की संकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा कि आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूलिकण बिखरे हुए थे। तो अब ध्यान देखिए, इनके ग्रहों की उत्पत्ति के मूलभूत पदार्थ क्या थे, वो थे गैस एवं धूलिकण, जो पहले से ब्रह्मांड में बिखरे पड़े थे। ठीक, अब उसके बाद जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, ये मान लेते हैं, ये ऐसे, ये मान लो ये हो गए गैस और ये हो गई धूल। ठीक, और ये हो गई आकाश गंगा। क्या हो गई, आकाश गंगा। अब ये हो गया सूर्य, सन हो गया। ठीक, तो जब ये इसके करीब से गुजर रहा था, ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड में पहले से ही गैस एवं धूलकण बिखरे हुए थे, और जब सूर्य आकाश गंगा के समीप से गुजर रहा था, जब सूर्य क्या था, आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ठीक, ध्यान रखना है, पहले से गैस एवं धूलकण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। सूर्य कहां से गुजर रहा था, आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था। आकाश गंगा से करीब से गुजरते वक्त ये जो गैस एवं धूल के कण थे, इसने उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। क्या किया, आकर्षित किया। ठीक, उसके बाद ये जो गैस एवं धूल के कण थे, चूंकि सूर्य के आकर्षण शक्ति की वजह से उसके पास आए ना, तो वो उसकी आकर्षण शक्ति की वजह से इसी सूर्य के आसपास चक्कर काटने लगे। क्या करने लगे, चक्कर काटने लगे। कौन, ये दोनों गैस और धूलकण, ये सूर्य के आसपास चक्कर काटने लगे, और इन चक्कर काटने की वजह से धीरे धीरे ये संघनित हुए और फिर घनीभूत हुए। इसी संघनन और घनीभवन के परिणाम स्वरूप ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, आटो स्मिथ की परिकल्पना में दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है गैस और धूलकण जो पहले से ब्रह्मांड में, आकाश गंगा के करीब से सूर्य का गुजरना,
सूर्य के गुजरने से गैस एवं धूल कणों का उसके पास आकर्षित होना, फिर उसका चक्कर लगाना, चक्कर लगाने के बाद इनका क्या होना, संघनन होना, और फिर घनीभवन होना, और इस तरह से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होना। तो ये बातें किसकी है? ऑटो स्मिथ महोदय की, जो काफी लंबे समय तक 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर ये मान्य थी। और वास्तव में आपने अगर ग्रहों को देखें या उपग्रहों को देखें तो उनमें इन चीजों के तत्व प्रधान हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लियर? अगली परिकल्पना पर आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अगला है सुपरनोवा परिकल्पना। अब सुपरनोवा परिकल्पना में जो इसका प्रतिपादन किया होयल एवं लिटलटन महोदय ने। तो जैसा नाम लिखा है सुपरनोवा, अब नोवा क्या है और सुपर क्यों नाम दिया गया? अर्थात बड़ा आकार, ठीक है। यहाँ फिलामेंट को बड़े स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, देखो इन्होंने कहा 2 तारा 2 तारा, अगली बात ये भी 2 और प्लस 1 3 तारे की बात करते हैं। हाँ, ये केवल गैस और धूलकणों की बात करते हैं, तारे की बात नहीं करते हैं। लेकिन सुपरनोवा परिकल्पना में 3 तारों की बात की गई है। सूर्य है, साथी तारा, विशाल साथी तारा। तो 3 प्रकार के तारे। तो तीनों, तो अब किसमें से निकला, किसमें से ग्रह निकले, किसमें से धूलकणों की उत्पत्ति हुई, किसमें से ऐसे पदार्थ निकले जिनसे ग्रह एवं उपग्रह बने, ये महत्वपूर्ण रखता है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य में उसके साथी तारा सूर्य था। फिर से फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो सूर्य है, साथी तारा है ये, ठीक। और इसको मानते हैं प्रवेशी तारा। प्रवेशी तारा जो बाद में आया, प्रवेशी मतलब जो बाद में प्रवेश कर रहा है, ठीक। तो सूर्य था और साथी तारा। तो अब क्या हुआ कि साथी तारा सूर्य से दूर अधिक विशाल था। ये क्या था? सूर्य से, जो साथी तारा था वो सूर्य से दूर और अधिक विशाल था, ठीक है। ध्यान रखना, इसी बात की जा रही है कि साथी तारा सूर्य से अधिक विशाल और उससे दूर था। इसके बाद इसके विस्फोट से, इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट से गैस एवं धूल के कण अलग हुए। अब देखो यहाँ सुपरनोवा विस्फोट की थ्योरी वर्तमान में मानी जाती है। तो ये सुपरनोवा विस्फोट बात कर रहा है कि ये जो तारा था इससे दूर हुआ, इसी में विस्फोट हुआ है। और वर्तमान में जो बिग बैंग थ्योरी है वो भी विस्फोट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ भी क्या माना गया कि जो साथी तारा था, जो सूर्य से दूर था, विशाल था, इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट से गैस एवं विशाल धूल राशि का आविर्भाव हुआ। गैस एवं विशाल धूल राशि का आविर्भाव हुआ और जिसके घनीभवन से ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। बातें क्लियर? ठीक। तो इस प्रकार से आधुनिक समय में जो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जितने कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो ग्रहण परिकल्पना हो, ज्वारीय परिकल्पना हो, द्वैतारक परिकल्पना हो रेसेल की, अंतरतारक धूल परिकल्पना ऑटो स्मिथ की हो, या फिर होयल एवं लिटलटन की सुपरनोवा परिकल्पना हो, इन सारी परिकल्पनाओं में पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति, ठीक, या कहे पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या को समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ सिद्धांतों में तो जैसे पहले की हमने बात की निहारिका परिकल्पना, ठीक है, तो या फिर बात करें ग्रहण परिकल्पना की, जिसमें ब्रह्मांड के, इसमें महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति की बात, वायुमंडल के संरचना की बात, पृथ्वी की संरचना की बात की चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं हम पृथ्वी के विकास को भी देख रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति की भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस खंड के अंतर्गत समाहित है। ठीक। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बचती है वो है पृथ्वी के विकास की। तो आप जान रहे हैं जितने भी ग्रह हैं, ठीक, जिन पर आज अगर जीवन हो, जो भी ग्रह होंगे उनमें जीवन के लिए एक निश्चित मात्रा में तापमान की आवश्यकता होगी। ठीक। आज सभी ग्रहों पर जीवन ना होने का कारण क्या है? किसी पर तापमान अत्यधिक है, किसी पर अनुकूल वायुमंडल नहीं है, इनकी वजह से हमारा जीवन उस पर संभव नहीं है। ठीक। तो हमारी जो पृथ्वी है, चूंकि वो सूर्य का एक महत्वपूर्ण ग्रह है और सूर्य से उसकी बहुत अनुकूलतम दूरी है। ठीक। ये धीरे धीरे एक निश्चित कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में वो धीरे धीरे ठंडी हुई, उस पर बारिश हुई, महासागरों का निर्माण हुआ, महाद्वीप विकसित हुए और एक अच्छा वायुमंडल और एक निश्चित दूरी का वायुमंडल, एक निश्चित मात्रा में गैसों का संतुलन, उसकी वजह से हमारी पृथ्वी विकसित हुई और इस रूप में विकसित हुई कि हम आज पृथ्वी पर सबसे सुखद जीवन व्यतीत करते हैं और पृथ्वी को एक यूनिक प्लेनेट की संज्ञा, एक विशिष्ट ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये सब पृथ्वी के क्रमिक विकास, सूर्य से उसकी पर्याप्त मात्रा में दूरी, ठीक, उसका क्रमशः ठंडा होना, उस पर वायुमंडल का निर्माण होना, ये सारी घटनाएं पृथ्वी के विकास को इंगित करती हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि इस सेकंड लेक्चर के अंतर्गत आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक। अब इसके बाद जो
अगले आपके वीडियोज़ आएंगे या अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की चर्चा करेंगे और उसमें फिर हम पृथ्वी के अंतर्गत उसके आंतरिक हिस्से में किस प्रकार धात्विक संरचना है, किस प्रकार उसकी कह सकते हैं कि रॉक स्ट्रक्चर है, उन सब की चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।